नमस्कार। संडे स्पेशल के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछला सप्ताह बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम का रहा। पार्लियामेंट में पता नहीं क्या क्या होता रहा। पार्लियामेंट नहीं चली। उम्मीद है कि अगले सप्ताह चलने वाली है और एफसीआरए को लेकर के महत्वपूर्ण बिल आने वाला है। लेकिन फिर भी पिछले सप्ताह की जो गतिविधियां ऐसी थी जो मुख्य मीडिया की नज़र से चूक गई, उन पर कोशिश हम अक्सर करते हैं कि संडे स्पेशल में उसको कवर कर लिया जाए, क्योंकि हमारा ये साप्ताहिक कार्यक्रम होता है। शुक्रवार को एक 10 मिनट की मुलाकात हुई। ये 10 मिनट की मुलाकात हुई सुखबीर सिंह बादल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। आप सब जानते हैं कि सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल भटिंडा की सांसद हैं, अकाली दल की एकमात्र सांसद हैं, तो उनका पार्लियामेंट में आना जाना लगा ही रहता है। लेकिन शुक्रवार को वो स्पेशली टाइम लेकर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आए और बताया जाता है कि ये मुलाकात 10 मिनट की रही केवल। उन्होंने मीडिया से कोई इंटरेक्शन नहीं किया। अपनी गाड़ी में बैठे आए, अंदर जहां भी बैठे होंगे वेट किया, 10 मिनट के लिए प्रधानमंत्री से मिले और उसके बाद वो चले गए। लोगों का यह कहना है कि वो गठबंधन की बात करने के लिए आए थे। पंजाब में विधानसभा के चुनाव कुछ ही महीनों के बाद होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ। और आप सब जानते हैं कि पंजाब की राजनीति इस समय उस दौर से गुजर रही है जिस दौर से कभी महाराष्ट्र की राजनीति गुजरी है। महाराष्ट्र में तो आज भी उथल पुथल का दौर है और उसी तरह का सिलसिला मुझे चलता हुआ नजर आ रहा है आने वाले समय में पंजाब में भी। पंजाब में आसान नहीं है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, 90 से ज़्यादा सीटें जीत करके आई थी तो इस बार भी उनकी सरकार बन जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पंजाब की राजनीति में बहुत कुछ संभावनाएं हैं और पिछले लोकसभा चुनाव ने तमाम संकेत दिए। लोकसभा चुनाव में सब लोग अकेले अकेले लड़ रहे थे। बीजेपी वाले भी अलग थे, अकाली दल भी अलग थे। ये तो 2019 से ही अलग हो चुके हैं। कांग्रेस अलग थी, आम आदमी पार्टी अलग थी। एक बड़ा दिलचस्प समीकरण लोकसभा चुनाव में बनकर के सामने आया। बीजेपी और अकाली दल के जो वोट थे लोकसभा चुनाव के, अगर उनको जोड़ लिया जाए तो बड़ा दिलचस्प समीकरण बनता है दोस्तों। बीजेपी ने जो चुनाव में वोट हासिल किए वो थे 18.5% लोकसभा चुनाव में। हालांकि वो सीट एक भी नहीं जीती, सभी 13 सीटों पर अकेले लड़ी और सारी सीटों पर हारी। लेकिन आज तक बीजेपी को इतना वोट नहीं मिला है जितने पिछले लोकसभा चुनाव में मिला। शिरोमणि अकाली दल को 13.4% मिला और आम आदमी पार्टी जो इस समय सत्ता में है उसे केवल 26% मिला। केवल 3 लोकसभा सीटें वो जीत पाई। कांग्रेस को 26.3% मिल गया, वो 7 लोकसभा सीटें जीतने में सफल रही। यानी कि कहने का जो मेरा मतलब है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का जो कंसोलिडेटेड संयुक्त वोट शेयर था वो 31.9% रहा। कांग्रेस का 26.3% और आम आदमी पार्टी का 26%। यानी कि इन दोनों ही पार्टियों से बहुत ज्यादा। लेकिन इसके बावजूद भी इनको लोकसभा सीट एक मिली। 10 लोकसभा सीटें मिल गई आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को। तो यहां पर एक दिलचस्प समीकरण पैदा हो गया। यह समीकरण यह साफ तौर पर बताता है कि बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल पंजाब में एक दूसरे के पूरक हैं और यही वो आंकड़ा है जो बार बार अकाली दल को पुश कर रहा है कि बीजेपी के साथ जाने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। देखिए, अगर मैं अकाली दल की बात करूं, अकाली दल की अपनी जो निजी आवश्यकताएं हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो अकाली दल के पास बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के अलावा कोई दूसरा चारा बचता नहीं है। सुखबीर सिंह बादल बड़े खराब दौर से गुजर रहे हैं। 30 अगस्त 2024 को सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था श्री अकाल तख्त साहिब ने जत्थेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था और सुखबीर सिंह बादल को तनखैया, जिसे कहते हैं कि धार्मिक दुराचार का दोषी, यह करार दे दिया था। और यह फतवा 2007 से 2017 के बीच जो शिरोमणि अकाली दल की सरकार रही 10 साल तक, उसमें उनके द्वारा लिए गए फैसलों के कारण था, जिन्होंने सिख समुदाय की भावनाओं को तथाकथित रूप से गहरी चोट पहुंचाई थी। इसमें 2007 में डेरा सच्चा सौदा के जो प्रमुख हैं गुरमीत राम रहीम, उनको ईश नंदा के मामले में माफी दिलाना, 2015 में
बरगाड़ी में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में दोषियों को सजा न दिला पाना, इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे फैसले थे जिससे जो पारंपरिक पंथिक वोट है, सिख वोट है, जो गुरु ग्रंथ साहिब और अकाल तख्त साहिब के माध्यम से और शिरोमणि अकाली दल के माध्यम से बादलों के साथ जुड़ा हुआ था। प्रकाश सिंह बादल तो अब दुनिया में रहे नहीं, अब सुखबीर सिंह बादल ही सब कुछ देख रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल उस पंथिक वोट को अपने पास रोकने में लगभग विफल रहे हैं। दूसरे, लगातार 2 विधानसभा चुनाव में 2017 और 2022 में लोकसभा चुनावों में करारी हार, इन सब के बाद प्रेम सिंह चंदूमाजरा, गुरप्रताप सिंह वडाला, बीबी जागीर कौर, ऐसे कई बड़े बड़े नेता हैं अकाली दल के जिन्होंने सुखबीर सिंह के खिलाफ खुली बगावत कर दी और शिरोमणि अकाली दल की जो अनुशासनात्मक समिति है उसने इन सब वो बागियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी लगभग टूट चुकी, बिखर चुकी है। जो सबसे बड़ा संकट एक और शिरोमणि अकाली दल के सामने आ रहा है वो है पंथिक वोटों का खिसकना। आप सब जानते हैं कि जेल में बंद कट्टरपंथी नेता अमृतपाल सिंह, जिसने वारिस पंजाब दे के नाम से एक अपना संगठन बनाया हुआ है, वो खडूर साहिब से सांसद बन गया जेल में रहते रहते ही। इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह के बेटे सरबजीत सिंह खालसा ने फरीदकोट से निर्दलीय सांसद बनने में सफलता हासिल कर ली। तो अब धीरे धीरे सिखों को यह लगने लगा है कि जो सिखों का जो पंथिक वोट है, जो बिल्कुल कट्टरपंथी वोट है, वो अकालियों से खिसक कर इस प्रकार की ताकतों की तरफ जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि अमृतपाल और सरबजीत सिंह खालसा दोनों मिलकर एक तीसरा धड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे सिखों का वोट उनकी तरफ जा सके। पहले यह लगता था सबको कि जितनी भी अलगाववादी ताकतें हैं पंजाब में वो सपोर्ट करेंगी आम आदमी पार्टी को, लेकिन आम आदमी पार्टी से पंथिक वोट भी अब बिखरने वाला है और जो अलगाववादी ताकतें हैं जो खालिस्तान की मेंटेलिटी को सपोर्ट करते हैं वो भी अब उनसे लगभग खिसकने वाले हैं। अब इसके अलावा कोई चारा नहीं बचता अकाली दल के कि वो बीजेपी की शरण में आए। दूसरे, मजबूरी इनके सामने यह भी है कि अगर आपको शहरी हिंदुओं के वोट नहीं मिलेंगे तो अकाली दल केवल गांवों की एक पार्टी बनकर रह जाएगी। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर बीजेपी का दबदबा है, पठानकोट इलाके में उनका दबदबा है। इसके अलावा लुधियाना के शहरी इलाकों में, अमृतसर, जालंधर, इनके शहरी इलाकों में बीजेपी का ठीक ठाक हिंदू वोट बैंक है। और यहां अगर मैं वोट बैंक की बात आपको करूं दोस्तों, तो 58% सिख वोट हैं पंजाब में, 38.5% हिंदू वोट हैं, 32% दलित वोट हैं और केवल हिंदुओं के दम पर बीजेपी अकेली 59 सीट जो बहुमत के लिए यहां आवश्यक है, 117 यहां पर सीटें हैं, वो बहुमत हासिल नहीं कर सकती। लोकसभा चुनाव में सुनील जाखड़ बीजेपी में आ चुके थे, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे। कैप्टन अमरिंदर पूर्व मुख्यमंत्री, वो बीजेपी के साथ थे। रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी में आ चुके थे। सुशील रिंकू जो सांसद भी रहे हैं जालंधर से, वो भी बीजेपी में अंत में आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी को सफलता नहीं मिल पाई यहां पर। और भाजपा का यह दावा है कि वो 18% वोट शेयर अभी लोकसभा चुनाव में हासिल करके एक बड़ी ताकत बन गई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन लोकसभा चुनाव में यह बड़ी ताकत होती है, लेकिन जब विधानसभा सीटों में, छोटी छोटी सीटों में ये चीजें बदल जाती हैं तो चीजें आसान नहीं रह जाती। अब यह बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस 10 मिनट की मुलाकात में बात सुनी सुखबीर सिंह बादल की और उनसे कह दिया कि भाई देखिए, अब सारी बातें आपको अमित शाह से हैंडल करनी होंगी। अमित शाह पिछले काफी समय से यह कह रहे हैं कि इस बार हम विधानसभा चुनाव में अकेले जाएंगे पंजाब में, और उनकी रणनीति इसी पर ही है। केवल सिंह ढिल्लों जो प्रदेश अध्यक्ष नए बनाए गए हैं, जट सिख हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि हम अकेले लड़ेंगे और अकालियों के साथ समझौता करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन फिर भी सब लोग जानते हैं कि बीजेपी के सामने बहुत बड़ी मजबूरी है। मैंने आपको बताया कि 58% सिख वोट हैं और 38.5% हिंदू वोट हैं और केवल 38% वोटों के दम पर आप सरकार नहीं बना सकते। और बड़े दिलचस्प समीकरण आप देखिए, 2012 तक शिरोमणि अकाली दल और भाजपा जब तक साथ मिलकर के लड़ते रहे, इनके 42% वोट इनको मिलते रहे, जो सत्ता के लिए पर्याप्त है। 2022 में जब दोनों अलग अलग लड़े, पिछली बार जब दोनों अलग अलग लड़े, तो इनका वोट शेयर 25% टोटल कंसोलिडेटेड पर ही सिमट गया। आम आदमी पार्टी को 43.1% वोट मिला और वो 90 से ज्यादा सीटें जीतने में सफल रही। अब आप समझिए
कि 42% जब वोट शेयर मिल रहा था अकाली दल और बीजेपी को, तब भी उनकी इतनी सीटें नहीं आई थी, लेकिन 43.1% वोट आ जाने से ही आम आदमी पार्टी की 90+ सीटें हो गई, जो कभी किसी को नहीं मिले। इसका मतलब था अकालियों और बीजेपी के वोटों का बिखराव, कांग्रेस में वोटों का बिखराव। आम आदमी के अगेंस्ट जो आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट जो वोट थे, जो उसके खिलाफ वोट थे, वो 3 धड़ों में बट गए, कांग्रेस में, अकालियों में और बीजेपी में। और इनमें से 2 धड़े अगर मिल जाएं तो आम आदमी पार्टी को रोका जा सकता है। यह सुखबीर सिंह बादल ने रियलाइज कर लिया है। और इस स्थिति में आप ये समझ लीजिए कि अगर ये दोनों साथ नहीं आते हैं तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता है। कांग्रेस में तो आपस के झगड़े आप चलते ही रहते हैं, मैं कई वीडियो बना चुका हूं, आपने देखा ही होगा। अब जो समीकरण बनेगा दोस्तों, मैं आपको बताता हूं होना क्या है। अब उल्टा होने वाला है। पहले शिरोमणि अकाली दल बड़े भाई की भूमिका में रहती थी, जैसे शिवसेना महाराष्ट्र में रहती थी। अब बीजेपी ये चाहती है कि भाई हमें बड़ा भाई भले ना मानो, लेकिन हम छोटा भी नहीं बनेंगे, 50-50 पर रहेंगे। पहले होता यह था कि विधानसभा में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल में जो शेयरिंग होती थी सीटों की, 94 सीट्स पर अकाली लड़ते थे और 23 पर लड़ती थी भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा में यह फार्मूला 10-3 का हो जाता था, 10 अकालियों के पास और 3 बीजेपी के पास। और 2019 में तो तीनों जीत ली थी बीजेपी ने, जब सनी देओल बने थे। और अब होने वाला यह है कि 2027 में बीजेपी इस पर फोकस कर रही है कि भाई 50-50 का आंकड़ा रहेगा। और अगर 50-50 का आंकड़ा ना भी हो तो उसका यह मानना है कि कम से कम हम 50 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। यह बात कैप्टन अमरिंदर भी कह चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर जो कांग्रेस से आए, बीजेपी में शामिल हो गए, अपनी पार्टी बनाई थी उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी के पास ग्रामीण इलाकों में कैडर नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ उसके पास ना वोटर है, ना उसका अच्छा कैडर है। और अगर ग्रामीण इलाकों में बीजेपी अपना कैडर डेवलप करने जाएगी तो उसे बहुत साल लग जाने वाले हैं। सुनील जाखड़ जो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, पहले कांग्रेस के फिर बीजेपी के, और अभी बीजेपी में ही हैं, बलराम जाखड़ साहब के बेटे, उनका भी यही मानना है कि अकालियों के साथ जाने के अलावा कोई दूसरा चारा है नहीं। और हालांकि इसमें हो सकता है कि रवनीत सिंह बिट्टू, जिसे बीजेपी सोच रही है कि हम सीएम फेस प्रोजेक्ट करें, वो हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा पीछे जाने की बात करें, वो कहें कि शायद इनके साथ जाना सही नहीं होगा। लेकिन सब लोगों का यही मानना है, और जो राजनीतिक समीकरण है वो ये बता रहे हैं कि अकालियों की सबसे ज़्यादा मजबूरी है बीजेपी के साथ आना। और अगर वो बीजेपी के साथ नहीं आते हैं तो फिर अमृतपाल जैसे लोग उनका सारा वोट बैंक ले उड़ेंगे और वो एक नई ताकत के रूप में उभर जाएंगे, और फिर अकालियों के पास कुछ बचेगा नहीं। एक दिलचस्प प्रसंग और भी हुआ पिछले सप्ताह। राहुल गांधी ने फ्राइडे में ही एक इंस्टाग्राम पर चैट की। वो जैसे आजकल आपने देखा होगा प्रधानमंत्री भी इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हैं, राहुल गांधी ने भी एक इंस्टाग्राम पर अपनी प्रेजेंस को मजबूत किया। उन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए जो उनकी स्टोरीज में लगाए गए हैं। उनकी जो जवाब दिए उन्होंने, उसमें किसी ने पूछा राहुल गांधी से कि आपके जो फेवरेट लीडर हैं बीजेपी में वो कौन है। बड़ा दिलचस्प सवाल था, किसी ने पूछा। तो राहुल गांधी ने कहा कैप्टन कूल, यानी कि कैप्टन अमरिंदर, जिन्हें राहुल गांधी कैप्टन अमरिंदर को अमरिंदर अंकल कहा करते थे। राजीव गांधी के समय से जुड़े हुए हैं, पुराने नेता, इंदिरा गांधी के समय के नेता हैं, आर्मी के ऑफिसर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो मुझे बहुत पसंद हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, शांत रहते हैं। हालांकि राहुल गांधी का शरारतपूर्ण बयान है, क्योंकि राहुल गांधी ने ही कैप्टन अमरिंदर को मुख्यमंत्री पद से हटवा के चरणजीत चन्नी को बनाया था। लेकिन राहुल गांधी ये मैसेज देना चाहते हैं लोगों में कि कैप्टन अमरिंदर हमारे साथ आने वाले हैं, कांग्रेस वापस उन्हें अपने साथ ले सकती है। और कैप्टन अमरिंदर के जो समर्थक हैं, जो ठीक ठाक की संख्या में हैं, वो संभवतः उनके बीच में ये मैसेज देना चाहते हैं राहुल गांधी कि कैप्टन अमरिंदर हमारे साथ ना हो, लेकिन बिहाइंड द सीन हमारे साथ ही हैं, हम उनका आदर सम्मान करते हैं। तो इस तरीके से सारी पार्टियां अपने अपनी गोटियां सेट करने में पंजाब में लगी हुई हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि बीजेपी को तो अकालियों की आवश्यकता है ही, लेकिन अकालियों के पास जीने मरने का प्रश्न है, और वो अगर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे तो 2027 के विधानसभा चुनाव में खत्म हो जाएंगे। आज के संडे स्पेशल में इतना ही। ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज अवश्य कर लें। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।